हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है स्टॉक मार्केट क्रैश। अभी हमें पैनिक करना चाहिए या फिर बाइंग करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल मित्तल और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग विद अनिल मित्तल यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि पोर्टफोलियो हमारा बढ़ नहीं रहा है। मार्केट तो फिर भी बॉटम से थोड़ा बहुत ऊपर आया है। अभी भी टॉप में तो खैर निफ्टी जो है अभी ऑल टाइम हाई से 10-12% नीचे है, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो 10-12% नीचे नहीं है, 20% 30% नीचे है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और स्टॉक मार्केट के क्रैश की ये शुरुआत है कि हमें यहाँ पर लंबे समय के लिए बनना चाहिए। आज की वीडियो में हम ये सब बात करेंगे। क्या हमें पहले पैनिक सेलिंग करनी चाहिए या फिर हमें बाइंग करनी चाहिए, धीरे 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 स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी चाहिए। और मैं आखिरी में, आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में आपको 5 ऐसे शेयर्स बताऊंगा जिनमें इस वक्त बाइंग धीरे धीरे चालू करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वैल्यू के आसपास आ गए हैं और बहुत ज्यादा वैल्यू एमर्ज हो गई है, क्योंकि वो अपने टॉप से काफी ज्यादा गिर गए हैं। तो उनमें वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपके आपके लिए ये एक मार्केट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मार्केट क्रैश में मार्केट के बॉटम को बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मार्केट आखिर गिर क्यों रहा है। मार्केट इसलिए गिर रहा है क्योंकि स्टॉक मार्केट एक सीधी लाइन में कभी भी ऊपर नहीं जाता है। जब वैल्यूएशन महंगी हो जाती है तो वैल्यूएशन करेक्ट जरूर होती है। सितंबर 2024 में, अक्टूबर 2024 में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। अपने जो 5 साल 10 साल की एवरेजेस हैं वैल्यूएशन की, उससे 20%, 30%, 50% प्रीमियम पे वैल्यूएशन ट्रेड हो रही थी। निफ्टी 20-25% वैल्यूएशन पे प्रीमियम पे ट्रेड हो रही थी, 20-25 के पी पे ट्रेड हो रही थी, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप्स 30-35 के पी पे ट्रेड हो रही थी, जो कि हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से काफी ज्यादा है। तो जब भी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो जाती है मार्केट में, उस वक्त नए नए इन्वेस्टर्स को लगता है कि पैसा सी यहीं बनेगा, और वो नया नया पैसा लेके आते हैं मार्केट के टॉप पर, और उसी वक्त मार्केट टॉप बन जाता है। तो इसलिए जब मार्केट बहुत ज्यादा भागने लग जाए तब हमें नया पैसा डालने से बचना चाहिए या फिर धीरे धीरे पैसा डालना चाहिए। मार्केट जब बहुत ज्यादा भाग जाए उसके बाद हमें एक साथ लमसम जब बड़ा पैसा नहीं डालना चाहिए। और दूसरी बात, अभी हम इस वक्त जो मार्केट डाउन है वो मार्केट क्रैश है या फिर एक मार्केट करेक्शन है, इस बात का डिफरेंस हमें समझना चाहिए। मार्केट में 10-15% का अगर डाउनफॉल आता है तो वो कोई क्रैश नहीं है, वो एक रेगुलर करेक्शन है। ये स्टॉक मार्केट्स का नेचर है। 10 से 15% करेक्शन आना एक नॉर्मल होता है। अगर आप 40 साल की हिस्ट्री देखेंगे स्टॉक मार्केट की, अपनी इंडिया की भी, तो निफ्टी हर साल 10 से 15% एक बार करेक्ट या 2 बार करेक्ट जरूर होता है। तो 10-15% गिरना मार्केट का तो एक नॉर्मल सी बात है, उसमें कोई डरने वाली बात है नहीं। क्रैश हम तब कहते हैं जब 40, 50, 60% मार्केट गिरता है, और वो 10-15 साल में एक बार ही होता है। जैसे सन 2000 में हुआ था, फिर 2008 की लीमन ब्रदर्स क्राइसिस में हुआ था, 2020 के कोविड में हुआ था जब 40% मार्केट गिरा था। अगर 10-15% मार्केट गिरता है तो उसे एक नॉर्मल करेक्शन माना जाता है, और 30, 40, 50% गिरता है तो एक करेक्शन माना जाता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम कोई बहुत ज्यादा बड़े क्रैश के आसपास है। एक नॉर्मल करेक्शन तो चल ही रहा है, और यहाँ से भी 5-10% मार्केट गिर सकता है, लेकिन अगर गिरता है तो एक और अच्छी बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो जब मार्केट गिरता है तो डर जाते हैं और अपनी एसआईपीज को स्टॉप कर देते हैं, और अपना शेयर्स को बेच के पैसा बाहर निकाल लेते हैं या म्यूचुअल फंड्स को रिडीम कर देते हैं। जबकि हमें एग्जैक्ट ऑपोजिट करना चाहिए। जब मार्केट 10-15-20% डाउन होता है टॉप से, तब हमें एसआईपीज को डबल करना चाहिए, लमसम पैसे डालना चाहिए, क्योंकि उसका बेनिफिट हमें कुछ टाइम बाद दिखता है। सेकंड पॉइंट है कि क्या हमें इस वक्त कोई पैनिक सेलिंग करनी चाहिए। अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं बिना किसी कन्विक्शन से, बिना किसी रिसर्च के, और सिर्फ टिप्स के बेसिस पे खरीदे हैं, किसी ने आपको बता दिया टेलीग्राम चैनल पे कि ये शेयर खरीद लीजिए, मल्टी बैगर बनने वाला है, और आपने खरीद लिया बिना कोई रिसर्च के, बिना कोई अंडरस्टैंडिंग के, बिना कोई नॉलेज के, और वो शेयर काफी ज्यादा नीचे जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो आपको शेयर को स्टडी करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। जैसे बहुत से प्लेटफॉर्म है, स्क्रीनर वगैरह, तिजोरी फाइनेंस, उसके ऊपर काफी डेटा मिल जाता है। उनसे आप सर्च कीजिए कि क्या इस बिजनेस के प्रॉफिट्स और सेल्स ग्रो हो रहे हैं या नहीं हो रहे रेगुलर बेसिस पे। अगर किसी भी बिजनेस के सेल्स और प्रॉफिट्स रेगुलरली ग्रो हो रहे हैं और 20-25%, 30% ईयरली कंपाउंड हो रहे हैं, यानी हर साल 20%, 30% सेल्स इंक्रीज हो रही है पिछले साल से, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, उसके बावजूद भी उसका शेयर पर नीचे जा रहा है, तो वो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि आपको कभी पैनिक सेलिंग ये सोच के नहीं करना चाहिए कि शेयर नीचे जा रहा है। आपको ये देखना चाहिए कि शेयर प्राइस तो नीचे जा रहा है, लेकिन क्या कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कंपनी का बहुत ज्यादा लोन है। कंपनी के पास अगर लोन नहीं है और उसके सेल और प्रॉफिट हर साल बढ़ रहे हैं, तो आपको सिचुएशन में
शेयर्स और बाय करने चाहिए बेचने की बजाय। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में ही कई साल लग जाते हैं किसी भी इन्वेस्टर को। जब तक आप 1 या 2 साइकिल मार्केट्स की नहीं देखेंगे तब तक आपको इस बात समझ में नहीं आएगी। दूसरी, आपको सबसे ज्यादा बिजनेस समझ में आना चाहिए किसी भी कंपनी का। अगर किसी कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है और उसके पास कोई मोट बिजनेस है, जैसे कि किसी दूसरे कंपनी का, उसमें एंट्री आसान नहीं है और प्रॉफिट्स और सेल्स भी हर साल बढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंपनी को बेचने का कोई समझदारी नहीं है, हमें उसे होल्ड करना चाहिए। बल्कि अगर मार्केट गिरता है और वो शेयर भी गिरता है तो हमें अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए उसे। अगर हमारा अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है 5 से 10 साल है, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि 5 से 10 साल में बहुत अच्छा रिटर्न अच्छी कंपनी से मिल जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारे पास एक इमरजेंसी फंड तैयार है, जो कि मैंने पहले कई वीडियो में बात की है कि हमारे पास 6 से 12 महीने का जो हमारा खर्चा है वो इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। चाहे वो आप सेविंग अकाउंट में रखिए, चाहे एफडीज में रखिए, चाहे डेट फंड में रखिए, वो बहुत जरूरी है। अगर आपके वो है तो आपको कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। अगर मार्केट 1-2 साल नहीं भी चलता तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके रोजमर्रा के खर्चे में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए वॉलेटिलिटी से घबराइए मत, वॉलेटिलिटी आपकी फ्रेंड है। मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से ही आपको सस्ते में शेयर्स मिलते हैं, सस्ते में म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स मिलती हैं, तो वो आपका फ्रेंड है, वो आपका दुश्मन नहीं है। अब हम ऐसे 5 शेयर्स की बात करेंगे जो मेरी वॉच लिस्ट में है, जो कि मैं बाय ऑन डिप्स के कर रहा हूं, ताकि उसमें आज से 2-3 साल बाद उसमें एक अच्छा रिटर्न मिल सके, जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और जिनमें बिजनेस में ग्रोथ है और कोई ऐसी खास प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आती। पहला है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक इंडिया के जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें सबसे बड़ा बैंक है। इसमें 15 से 20% की प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और इसका जो वैल्यूएशन है वो भी अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से कम हो गया है। इसका प्राइस टू बुक 2 या 2.5 टाइम्स के आसपास हो गया है, जो कि हिस्टोरिकल 3 या 4 के आसपास था। तो ऑलरेडी 30-40% ही अपनी वैल्यूएशन से डाउन चल रहा है। सेकंड स्टॉक है एल एन टी को कौन नहीं जानता है, इंडिया में जो भी रहते हैं ज्यादातर लोग एल एन टी को जानते ही हैं। ये इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्ग्लोमरेट है जो इंजीनियरिंग कॉन्ग्लोमरेट है। डिफेंस में भी इसका बहुत अच्छा एक्सपोजर है, बिल्डिंग्स वगैरह, और इसने आईटी में भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर ले रखा है। इसकी बहुत सी सब्सिडरीज हैं जो आईटी में काम करती हैं, प्लस अब ये कुछ नई सब्सिडीज में जा रहा है जो कि डेटा सेंटर्स में भी काम कर रही हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी काम कर रही हैं। तो एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है जिसका हर इंडिया की मतलब फील्ड में प्रेजेंस है। अगर हम इसको बाय करते हैं तो एक तरह से हमने इंडिया के सारी जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट हमारी हो जाती है। अब टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स एक बहुत अच्छा बिजनेस है। इसमें पैसेंजर व्हीकल अलग से लिस्टेड है, कमर्शियल व्हीकल अलग से लिस्टेड है, और एक जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस है जो कि यूरोप में बहुत अच्छा कर रहा है। तो इस तीनों बिजनेसेस की नॉलेज हमें होनी चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने से पहले, और हमारा टाइम होराइजन थोड़ा लंबा होना चाहिए। अब इन्फोसिस जो है आईटी सेक्टर का सबसे फ्रंट फेस शेयर है, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा पैसा बना के दिया है पिछले 20-25 सालों में। इस वक्त आईटी सेक्टर पूरा ही हेडविंड्स में चल रहा है, क्योंकि हर किसी को लग रहा है एआई आने के बाद आईटी सेक्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मेरा ऐसा सोच नहीं है। आईटी सेक्टर में फर्क तो पड़ेगा लेकिन पूरा खत्म नहीं हो जाएगा। ये हो सकता है कि थोड़े बहुत 1-2 साल तक उन्हें अडेप्ट करने में टाइम लगे, क्योंकि पहली बार नहीं है कि ये प्रॉब्लम आई है। सन 2000 में भी जब Y2K बूम आया था, उस वक्त भी ये शेयर्स बहुत बुरी तरह गिरे थे, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी। लेकिन इन कंपनी ने अडेप्ट किया, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आगे भी जैसे जैसे एआई बढ़ेगा तो ये कंपनीज अडेप्ट करेंगी और उसके हिसाब से अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर लेंगी, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनीज हैं और बहुत पुराना इसका एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है। तो मुझे उम्मीद है, और ये बहुत ज्यादा सस्ते वैल्यूएशन मिल रहे हैं, हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से आधी वैल्यूएशन मिल रहे हैं, और बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं। तो डिविडेंड प्ले भी हैं ये, और साथ में मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2-3 सालों में अपने बिजनेस को पिवट करके जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको अडेप्ट कर लेंगी। 5वीं कंपनी है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स इंडिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और ये बहुत बड़ी कंज्यूमर ब्रांड है। हर कोई एशियन पेंट्स को जानता है इंडिया में। जो भी अपने घर में पेंट कराता है, कहीं भी पेंट कराता है, सबसे पहले एशियन पेंट्स का ही नाम उसके दिमाग में आता है। और एशियन पेंट्स भी अपनी वैल्यूएशन में काफी नीचे आ चुका है, जो हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस पे वो ट्रेड करता था, तो उसको भी हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का देख सकते हैं। पीछे जब क्रूड ऑयल बढ़ा था तब इसका प्राइस काफी गिर गया था, और अब तो क्रूड ऑयल वापस $70-75 के आसपास आ गया है, जो कि एक नॉर्मल रेंज है। 60-70 की रेंज नॉर्मल होती है। तो अब इसके प्रॉफिट्स दोबारा से इंक्रीज होने चालू हो जाएंगे 1-2 क्वार्टर में, क्योंकि क्रूड ऑयल रेट घट गया है और पेंट के अंदर क्रूड ऑयल ही यूज होता है, मतलब क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव ही होता है पेंट। तो क्रूड ऑयल की प्राइस जब नीचे जाते हैं तो पेंट सेक्टर में प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसको सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एशियन पेंट्स ही रहेगा। तो ये सब बातों को हमें देखते हुए 5 कंपनीज पे हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनीज हैं, वो हम बात करेंगे किसी और वीडियो में।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि मार्केट क्रैश से कभी डरना नहीं चाहिए। मार्केट क्रैश हमेशा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, और मार्केट क्रैश के 1-2 साल बाद हर इन्वेस्टर को लगता है कि ये मेरे से गलती हो गई, मैंने क्रैश पे इन्वेस्ट नहीं करा। आज भी जिन लोगों ने 2020 में इन्वेस्ट नहीं किया कोरोना टाइम पे, वो सोचते हैं कि मैंने गलती कर दी, अगर ऐसा कोई दोबारा सिचुएशन आएगी तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। जिन्होंने 2008 के क्रैश में इन्वेस्ट नहीं किया, वो सोचते हैं कि मैंने 2008 के क्रैश में नहीं करा, गलती हो गई, दोबारा ऐसा होगा तो मैं कर दूंगा। लेकिन जब भी कोई क्रैश आता है या मार्केट करेक्शन आती है तो इन्वेस्टर डर जाता है, और उस क्रैश के दौरान उसको इन्वेस्ट करना होता है। उसको क्रैश के जब खत्म हो जाता है और मार्केट ऊपर आ जाती है, तब वो बातें करके कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए अगर आप एक एसआईपी इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो एसआईपी को रोकना नहीं है, और जब भी मार्केट गिरे तो अपनी एसआईपी को या तो डबल कर दीजिए, या जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए। और मार्केट अगर 20-30-40% गिर जाता है तो वो तो लमसम करने का बहुत अच्छा मौका होता है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक पिकर हैं तो आप किसी भी कंपनी को टिप से मत खरीदिए, पहले आप उसको एनालाइज कीजिए, उसके बिजनेस को एनालाइज कीजिए। आप देखिए उसकी पिछले 5 साल 10 साल का रिकॉर्ड देखिए कि वो कंटिन्यूअसली हर साल उसका प्रॉफिट्स और जो प्रॉफिट्स है और सेल्स है वो 20-25% CAGR से बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। अगर ऐसा है तो आप उसे ले सकते हैं, और वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई भी बिजनेस लेते हैं जिसकी सेल्स और ग्रोथ है जिसके अंदर, और वैल्यू उसकी सेल्स बढ़ रही है और उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो और आप उसे 10-15 साल तक होल्ड करते हैं, तो ऐसा बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल सा ही है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है कि आपका मतलब पैसा ना बने। तो हमें अच्छे बिजनेस को खरीदना है और फिर उसे होल्ड करना है। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को बाय करना है और 10-15 साल तक होल्ड करना है, पैसे तो अपने आप ही बन जाएगा। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस टाइप की वीडियोस बनाता रहता हूँ। आपके कोई भी अगर कमेंट्स हो इस वीडियो के बारे में, आपको कुछ अच्छा लगा हो या आपको बुरा लगा हो, तो आप फील फ्री हैं, आप इसमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ रिलेटेड मार्केट से रिलेटेड टॉपिक पे ही बात करते हैं हम इस चैनल में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए। ओके, बाय।